दोस्तों पॉलिटी को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से कवर कर रहे हैं। लास्ट के 3 लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 5 यानी कि द यूनियन के इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स कवर कर लिए। देखो एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने कवर कर लिया। पार्लियामेंट थोड़ा सा लेंदी था, 2 लेक्चर लगे, लेकिन इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसको हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो साथ में पढ़ लिया था। यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों जब मैं आपको जुडिशरी पढ़ाऊंगा तो इंटीग्रेट करके पढ़ाऊंगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ स्टेट का हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सभी को साथ में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, अंडर आर्टिकल 148। दोस्तों जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो इसको भी साथ में पढ़ लेंगे। इसके अलावा आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो पार्ट 6 द स्टेट्स को कवर करेंगे। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, इन सभी को आज हमें पढ़ना है। अब आ जाओ पार्ट 7। पार्ट 7 कहता है द स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये हो चुका है रिपील, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ पार्ट 8। पार्ट 8 कहता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, अंडर आर्टिकल 239 से लेके 242। इसको भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स चैप्टर। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और साथ में पार्ट 8 यानी कि यूनियन टेरिटरीज। शुरुआत करते हैं हम लोग आर्टिकल 152 से। देखो स्टेट्स चैप्टर में आपको आर्टिकल 152 है ना, तो ये चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 152, बस इतना ही है। जो ये कहता है जो स्टेट के डेफिनेशन में जम्मू कश्मीर नहीं आता। कब तक नहीं आता, जब तक जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370। ये तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। कब खत्म हो गई थी, तो 2019 में खत्म हो गई। तो ये बात हो गई खत्म। और एक और बात लिखी गई है, जो स्टेट का डेफिनेशन जो है ये बाकी के स्टेट्स पे अप्लाइड है। बस इतना ही मेंशन है, ठीक है, और इससे सवाल आने के चांसेस भी नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो अब एक चीज समझ लो, जिसका नाम है मैजिकल फॉर्मूला। ये क्या है, तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने एक बात सोची थी, जो भाई आगे के समय में बच्चों को आर्टिकल रटने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को बनाना है, तो थोड़ी सी सहूलियत हमें मिल जाती है। ये एक तरीके का जुगाड़ है। जुगाड़ इन द सेंस, जुगाड़ इसलिए क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन मोस्टली इट वर्क्स। क्या काम करता है, तो देखो जब आपने यूनियन आर्टिकल रट लिया ना, इसमें अगर आप 89 जोड़ देते हो तो पैरेलली आपको स्टेट के भी फंक्शंस वाले आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये काम करता है आर्टिकल 72 से लेके आर्टिकल 111 तक, ठीक है। अगर यूनियन आर्टिकल में 90 जोड़ देते हो तो 112 के बाद से जितने भी आर्टिकल होंगे ना, तो स्टेट में जो सेटअप होगा, जो सिमिलर सेटअप होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब जब आपने यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल याद कर लिए, तो फिर स्टेट के याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें 89 और 90 जोड़ देना है आपको, ठीक है। कब 89 जोड़ना है, कब 89 जोड़ना है, 90 जोड़ना है, वो मेंशन कर दिया है मैंने। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 72 यानी कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें आपने 89 जोड़ दिया, आ गया आपका 161। अब ये गवर्नर का पार्डनिंग पावर है, ठीक है, बस याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस 72 यानी कि प्रेसिडेंट याद कर लेना है। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, बस। इसके अलावा अटर्नी जनरल जो है ना, वो आपको यूनियन गवर्नमेंट में होता है आर्टिकल 76 के तहत, इसमें 89 जोड़ दो, आर्टिकल 165 आ जाएगा। यहाँ पे सिमिलर एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 79 यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। वैसे तो पार्लियामेंट हमारे यहाँ एक ही है, लेकिन जो स्टेट का सेटअप है ना, उसमें 89 जोड़ दो, आपको सिमिलर सेटअप स्टेट का मिल जाएगा। मनी बिल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1110 हमें याद करना पड़ता है। जो मनी बिल जो है वो अंडर आर्टिकल 1110 ऑफ आता है फॉर द पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम लोग इसमें 89 जोड़ देंगे तो आएगा 199। और ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के मनी बिल के बारे में बात करता है। अब आ जाओ जो 90 कहाँ जोड़ते हैं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि 112। बजट जो पेश करते हैं ना, तो 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको 90 जोड़ना है। तो फिर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट वाला है वो आपको मिल जाएगा अंडर आर्टिकल 202, ठीक है। तो ये थी कहानी। इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है वो 123 होता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 123। और अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर चाहिए तो अंडर आर्टिकल 213, ठीक है। यहाँ पे बस नंबर स्विचिंग हो रही है।
अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। तो देखो, अंडर आर्टिकल 108 आपको पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग होती है, और ये चीज स्टेट में होती ही नहीं है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट एसेंट देता है ना। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नर एसेंट देता है अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ और भी प्रोविजंस जोड़े गए हैं। आर्टिकल 201 जो ये कहता है जो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड इवन आफ्टर रिकंसिडरेशन, और ये बात आपको यूनियन गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। तो अगर आप आर्टिकल 201 में 89 या 90 घटाना होगा ना, तो 90 घटाओगे तो फिर नहीं पहुंचोगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे कुछ और भी प्रोविजन होगा, तो कहीं कहीं एक्सेप्शन है, बाकी जगह पे ये 89 90 वाला फॉर्मूला काम कर जाता है, ठीक है। तो ये था आपका जुगाड़। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट में। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल। इसके पैरेलल ही हम लोगों ने यूनियन में पढ़ा था प्रेसिडेंट, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां भी थे, और एडवोकेट जनरल यहाँ पे है तो वहां पे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति मिसिंग है जिनका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि वाइस गवर्नर का कोई पोजीशन नहीं होता है आपको स्टेट में। अब सवाल उठता है जो ये वाइस प्रेसिडेंट की तरह वाइस गवर्नर क्यों नहीं होते हैं स्टेट में? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब राज्यसभा जो है ना, वो क्या है, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जब सारे स्टेट्स को एक साथ देख लेते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर क्यों वाइस गवर्नर का पोजीशन बनाना, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन होते हैं, किसके? तो राज्यसभा के। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 153 यानी कि गवर्नर की, ठीक है। बस इतना कहा जाता है आर्टिकल 153 के तहत द स्टेट ईच स्टेट शैल हैव अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 153। कुछ कुछ याद आ रहा है? 52 प्रेसिडेंट, इसके अलावा 63 वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली 153 ये कहता है जो हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, देयर शैल बी अ गवर्नर, ईच स्टेट शैल हैव अ गवर्नर। 19 1956 में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। उसी समय में सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बताया गया जो एक गवर्नर जो है ना, वो दो या फिर उससे ज़्यादा भी राज्यों के गवर्नर साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। एक और चीज़ समझ लो, मान लो कोई व्यक्ति है, वो बिहार के गवर्नर हैं और नीचे है झारखंड, झारखंड के भी सेम गवर्नर हुए, मतलब एक ही व्यक्ति दोनों जगह एज अ गवर्नर फंक्शन कर रहे हैं। अब इनको क्या डबल सैलरी मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, ये सैलरी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ये बात भी आपको समझना होगा, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं ना, उनका डुअल रोल होता है। एक तो होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, रियल हेड कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने यूनियन में पढ़ा है, सेम सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और समझो, जो गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंटर कहा जाता है, ये केंद्र के आदमी होते हैं, ठीक है। ये एज एन एजेंट काम करते हैं स्टेट में, ठीक है। इसीलिए गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उसको यूनिटरी फीचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूनियन के आदमी स्टेट में होते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो 52 में बताया गया था जो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 153 ये कह रहा है जो देयर शैल हैव अ गवर्नर इन ईच स्टेट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव का पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको आर्टिकल 53 जो था वो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता था। यहाँ पे आर्टिकल 154 जो है वो आपको गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये बताता है जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के पास होगा, जो गवर्नर या तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। सिमिलर प्रेसिडेंट वाला हिसाब किताब है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 155। सीधा सवाल पूछते हैं जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 155 के तहत होता है, ठीक है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और गवर्नर जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं। इतना बात आप समझ लो, जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये डिसीजन दिया जो गवर्नर जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर।
सिंपल सी बात करें तो एक बॉस है, बॉस ने क्या किया है, जो अपना काम अलग अलग राज्यों में बांट रखा है, लेकिन काम सही से चले नहीं चले, उसके लिए क्या किया है इसने, एक व्यक्ति को साथ में लगा दिया है हर जगह, ठीक है, एज अ गवर्नर। बस यही कहानी है गवर्नर की, ठीक है। तो अब ऐसा कहा गया था, जो गवर्नर का चुनाव कराते हैं, कहाँ पे कहा गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो बोला गया जो गवर्नर का भी चुनाव कराते हैं। लेकिन हमने ये बातों को रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं, चुनाव नहीं कराएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, हम लोग कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट करेंगे और अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, ठीक है। अब चुनाव क्यों नहीं कराएंगे, तो एक तो पहली बात, जब चुन के आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और वैसे भी हमारे यहाँ जो गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो चलता है, वही एडवाइस करेंगे, और गवर्नर जो है वो उसी पे एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू काम करेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो टेन्योर आर्टिकल 156 में मेंशन है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे तो टेन्योर है नॉर्मल 5 सालों का, ठीक है, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। और किसको रिजाइन देंगे, तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। अब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनका फिक्स टर्म होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है टेन्योर का, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन मेंशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, 35 साल का एज होगा। अब डिफरेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट से ये है, जो प्रेसिडेंट का जो एलिजिबिलिटी है उसमें एक कंडीशन मेंशन है, जो प्रेसिडेंट एलिजिबल होंगे लोकसभा इलेक्शन के, ठीक है, चुन के नहीं आना है, बस एलिजिबल होना है। क्यों, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी है, इसीलिए हम लोगों ने प्रेसिडेंट को भी इसी एलिजिबिलिटी के थ्रू सोचा जो क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात गवर्नर के लिए नहीं होती है, समझ में आ रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 158 के तहत कंडीशंस ऑफ ऑफिस। सिमिलर है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था द यूनियन में, वैसा ही आपको यहाँ पे स्टेट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नर जो होंगे वो किसी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस जो होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, नॉट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर रखा है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के हिसाब पे चार्ज होंगे। यही कारण था जब मैंने आपको बताया था, जो अगर कोई गवर्नर 2 स्टेट्स का साथ साथ में रोल देखता है, तो फिर इनका पैसा स्प्लिट हो जाएगा, इनकी सैलरी जो है वो स्प्लिट हो जाएंगी, आधा ये स्टेट देगा और आधा ये स्टेट देगा, ठीक है। अगर 3 होंगे तो 1/3 में स्प्लिट हो जाएगा। फिर गवर्नर को रेजिडेंस मिलेगा, प्रिविलेजेस मिलेंगे। प्रिविलेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है ना, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के खिलाफ इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। इसके अलावा अगर आप गवर्नर के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स लाते हो तो आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है, जो प्रेसिडेंट की सैलरी जो है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है, और गवर्नर की सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलती है, ठीक है। ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 159 जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात कराता है। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर सीनियर जज। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बस इतना आप समझ लो, काफी है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 160 यानी कि कंटिंजेंसी। अब इसको कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया मत समझ लेना, या फिर कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट मत समझ लेना, ये दूसरी चीज है, ठीक है। ये क्या है, जो ये कहता है, जो मान लो अगर गवर्नर साहब बीमार हो गए या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो फिर कौन चलाएगा, तो फिर एग्जीक्यूटिव पावर कौन रन करेगा, तो प्रेसिडेंट इसके लिए प्रोविजन करके देंगे, वो बताएंगे जो कैसे चलना है चीजों को, ठीक है। अब यही चीज हमारे यहाँ कैसे होता है, यहाँ पे यूनियन में कैसे होता है, तो फिर हमारे यहाँ ये है, जो अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारण से बीमार हो गए या फिर इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन फॉर गवर्नर यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ही अरेंजमेंट डिसाइड करके देते हैं। तो समझ में आ गया कंटिजेंसी क्या होता है अंडर आर्टिकल 160, इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाओ पार्डनिंग पावर। देखो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का अंडर आर्टिकल 72, 89 जोड़ दिया, पहुंच जाओ आर्टिकल 161। ये कहता है जो गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्पेशल लॉज।
अब इन सभी में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको प्रेसिडेंट में समझा दिया है, जाके देख लो, उसको मैंने याद कराने का भी तरीका बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझनी होगी, जो गवर्नर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज पे इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल दे देंगे ये सारी चीजें, और यहाँ पे स्टेट लॉज की जगह पे यूनियन लॉज कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पार्डन नहीं कर सकते हैं, बाकी रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ये चलेगा, ठीक है। तो पार्डन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। अंडर पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट का, और गवर्नर का आर्टिकल 161, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहा? तो प्रेसिडेंट का जो पावर है यहाँ पे वाइडर है, ठीक है, यानी कि डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल इन दोनों पे प्रेसिडेंट ही एक्ट करेंगे, गवर्नर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, पूछते हैं ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? देखो, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और प्रेसिडेंट के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, तो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट क्या है? तो देखो, एक्सटेंट ये है, जो गवर्नर जो है वो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए ना, उसके लिए वो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में जो भी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है ना, ठीक है, तो वहां भी गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ गया? बस ये बात आपको समझनी है। देखो, सेवेंथ शेड्यूल में चीजें मेंशन्ड हैं अंडर आर्टिकल 246। क्या है ये है जो आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है। यूनियन कानून बनाएगा अपनी यूनियन लिस्ट पे, ठीक है, स्टेट कानून बनाएगा स्टेट लिस्ट पे, ठीक है। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर यूनियन भाई साहब की दादागिरी चल जाएगी, बस इतना आपने समझना है। और रेजिड्यूरी पावर जो है वो भी हमारे यहाँ सेंटर के पास होता है। तो फिर गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कौन कौन सी चीज़ों पे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे लगेगा? तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है वहाँ भी लगेगा, और इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है वहाँ भी वो एक्ट कर सकते हैं, है ना। बस इतनी बात आपको समझनी है। आर्टिकल 163 सुपर इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देखो, ऐसा है, जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74 वो ये कहता था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे, और इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर करेगा। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो हम लोगों ने 75 आर्टिकल के तहत पढ़ा था, जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को जो किन किन को अपॉइंट करना है एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। सिमिलर कहानी आपको 89 जोड़ दो, आर्टिकल 163 के तहत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नर एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जो हैं वो आपको मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो गवर्नर को मिले हुए हैं। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है? तो ये मतलब ये होता है जो इनके विवेक पे निर्भर करता है, ठीक है। मतलब ये गवर्नर जो है वो किसी से बाउंड नहीं है, ये अपनी बुद्धि से काम करेंगे इन सभी चीज़ों में। क्या क्या? तो देखो, जब उनको बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो अपनी बुद्धि से वो काम कर सकते हैं। कौन से बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हैं। एजेंट किसके हैं? तो सेंटर के एजेंट हैं। तो फिर अगर एजेंट ने चाहा तो भाई हम अपने बॉस को चीज़ों को दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन की बात आएगी, सिर्फ रिकमेंडेशन लगा नहीं रहे हैं, लगाने का पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल के रिकमेंडेशन की बात आएगी तो ये कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 356। लगाएंगे कौन? तो लगाएंगे प्रेसिडेंट अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऊपर। अगर मान लो सीएम जो है ना, हंग असेंबली हो गई, मतलब किसी को कोई मेजोरिटी नहीं है, तो उस समय में ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सीएम का, और उनको कहेंगे जो तुम मेजोरिटी प्रूफ करो, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली जो है ना, ये भी गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। एक केस आया था शमशेर सिंह केस, जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिख जाता है। बस इतना कहा जाता है, जो गवर्नर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, कोई रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं सीएम।
अब ये किस लिए आया था शमशेर सिंह का कानून? ये इसलिए आया था जो सीएम और गवर्नर के रोल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसलिए कहा गया था जो भाई ऐसा है, जो सीएम जो है ना, वही रियल एग्जीक्यूटिव हैं, वही एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को और उसके बेसिस पे काम करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या समझ में आया हमें? तो प्रेसिडेंट बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस अंडर 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, लाया गया था, ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास वाइडर डिस्क्रिशन है। क्यों? क्योंकि ये एजेंट है किसके? तो सेंटर के। कहाँ पे ये डिस्क्रिशन दिख रहा है? तो ये डिस्क्रिशन आपको दिखेगा रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अब गवर्नर चाह ले तो फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी कह लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे प्रेसिडेंट को भेज देगा। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही चलेंगे, मतलब केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पे गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, और जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी। आ जाओ अंडर आर्टिकल 164। देखो जब हम लोगों ने 75 पढ़ा था तो देखा था जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे आर्टिकल 164 जो है वो ये बताता है जो सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोगों ने पढ़ा था ना अंडर आर्टिकल 75, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहीं पे 164 यानी कि 89 जोड़ दिए तो फिर यहाँ पे ये सारी कहानी सिमिलर देखने को मिल जाएगी। अब जो मिनिस्टर्स जो पोजीशन होल्ड करेंगे वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें समझो जो बाद में ऐड हुई। 2003 में 91st अमेंडमेंट आया जो ये बताता था जो काउंसिल जो है ना, वो आपको 15% ऑफ द असेंबली के स्ट्रेंथ पे ही कैप्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मान लो कोई सरकार चुन कर आई, अब ये चाह रही है जो लोग जनता चाह रही है जो हमारे इलाके का कोई मंत्री हो तो बहुत मजा आ जाए। अब इस मजा दिलाने के चक्कर में सारे के सारे मंत्री बना दिए जाएं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15% पे कैप लगा दिया गया है। सारे मंत्री नहीं हो सकते, है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? एक तो फाइनेंशियल दिक्कत हो जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला जो है ना थ्योरी, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। सिर्फ 15% का कैप लगा दिया गया है, इससे ज़्यादा आपका मंत्री का पोजीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक और चीज़ समझो, जो राज्यों में एक स्पेशल प्रोविजन है, वो प्रोविजन क्या है? तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होंगे। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, बिहार वाला जो था वो रिमूव कर दिया गया था 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत। 94th अमेंडमेंट के तहत ये बात रिमूव हो गई थी, ठीक है। तो ये समझ लो आप। अब आ जाओ आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल। याद करो हम लोगों ने 76 पढ़ा था अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें 89 जोड़ दो, फिर आ जाओगे आप यहाँ पे आर्टिकल 165। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला ही सेटअप है, पूरी की पूरी कहानी सिमिलर है, समझे। तो इक्विवेलेंट टू द अटर्नी जनरल एट यूनियन लेवल। तो अटर्नी जनरल जो हैं वो सेंटर के वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल जो हैं वो राज्य के वकील होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन होती है वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट की जाती है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं, और ये हाई कोर्ट जज के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, तभी जाके इनका क्वालिफिकेशन मीट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होगा। जरूरी नहीं है तो ये हाई कोर्ट जज हो, इसके लिए बस क्वालिफिकेशन आपको मीट करना है, ठीक है। और कब तक ऑफिस में रहेंगे? जब तक गवर्नर चाह ले। इसके अलावा इनका काम क्या है? तो एडवाइस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार की नीतियों को लेके ये कोर्ट में जाएंगे, राज्य सरकार को डिफेंड करेंगे, यही काम है। अब आ जाओ आर्टिकल 166 जो कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के बारे में बताता है, ठीक है। सिमिलर है जो यूनियन गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, सिमिलर हिसाब किताब आपको स्टेट गवर्नमेंट का मेंशन है, ठीक है, इन द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। और जो बिजनेस के रूल्स कौन बनाएगा? तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के सारे रूल्स जो हैं वो गवर्नर बनाएगा। आ जाओ 167 ड्यूटीज ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद करो मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है वो एक तरीके से एक चेन का काम करता है, बताया था आपको। प्रेसिडेंट और नीचे में प्राइम मिनिस्टर विच इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही कहानी बताई थी मैंने आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? तो वो एक तरीके से चेन यानी कि एक लिंक का काम करेंगे बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बीच में ये लिंक का काम करेंगे। सेम कहानी चीफ मिनिस्टर की होती है, कहाँ पे? तो स्टेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 174 एसपीडी, याद रख लेना है आपको, एसपीडी, है ना। जो सेशन को बुलाने का काम कौन करेंगे? तो गवर्नर करेंगे। केंद्र में कौन बुलाते थे? तो प्रेसिडेंट बुलाते थे पार्लियामेंट में, है ना।
प्रोरोग कौन करेंगे? तो ये भी आपको गवर्नर करेंगे, और डिसॉल्व कौन करेंगे? तो ये भी गवर्नर करेंगे, ठीक है? तो आपने एक चीज़ समझा, जो स्पीकर का काम बस इतना है, जो वो एडजर्न कर सकते हैं, है ना? एडजर्न करेंगे, और एडजर्न साइन डाई, यानी कि मतलब अनिश्चित काल के लिए इसको एडजर्न कर देंगे। बाकी जो एसपीडी है, वो एसपीडी कौन करेंगे? तो आपको केंद्र में प्रेसिडेंट करेंगे और यहाँ पे गवर्नर करेंगे, बस इतना है। आर्टिकल 175 एड्रेसेस एंड मैसेजेस, मतलब गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है, मैसेज भेज सकता है। किस लिए? तो कोई भी मैटर हो गया, कोई भी बिल हो गया, इसके लिए। 176 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एड्रेस। दोस्तों याद करो, हम मैंने आपको बताया था आर्टिकल 87 ये होता है केंद्र में, ठीक है? यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल एड्रेस करते हैं। कब करते हैं? जब जनरल इलेक्शन का फर्स्ट सेशन होता है और हर साल का जो सेशन स्टार्ट होता है तब। सिमिलर सेटअप गवर्नर करते हैं कहाँ पे? तो स्टेट में, ठीक है? आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स, ठीक है? ये क्या है? तो देखो, आपको वार और वार दो चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, किसको मिल रहा है? तो ये मिल रहा है गवर्नर को। ये वॉर वाला पावर किसको मिल रहा है? तो प्रेसिडेंट को। अभी समझाता हूँ क्या बात है ये। देखो, जब भी बिल पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, तो वो तीन चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो प्रेसिडेंट जो है वो असेंट देंगे, या फिर उसको विदहोल्ड कर देंगे, बिल वहीं पे खत्म हो जाएगी। असेंट दे दिया तो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। चाहे तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल को नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ही आता है, शुरू में ही इस पे रिकमेंडेशन ले ली जाती है प्रेसिडेंट की, ठीक है? लेकिन गवर्नर जो है उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, जो वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? तो वॉर और वॉर समझ में आ गया? तो दोनों पावर सिमिलर है, वॉर वॉर, लेकिन एक आर जो है ना वो अलग से है, रिजर्व। किसके लिए? तो गवर्नर के लिए। इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डिफरेंस ये रहा, जो गवर्नर हैज एक्स्ट्रा ऑप्शन टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, बाकी बातें सेम है। अब ये बिल जो है रिजर्व जो करेंगे गवर्नर, कौन सा बिल रिजर्व करेंगे? तो ये गवर्नर के डिस्क्रिशन पे, उनके विवेक पे निर्भर करता है। जो मर्जी बिल चाहे वो रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जब बात हो जाएगी हाई कोर्ट के पोजीशन की, ठीक है, अगर हाई कोर्ट के पोजीशन पे अगर कोई क्वेश्चन उठ गया, तो ये बिल जो है वो पक्का से रिजर्व होगा। कोई नहीं रोक सकता इस बात को, ठीक है? रिजर्व, ठीक है? तो ये बात आप समझ लो, ठीक है? एक और बात, अगर गवर्नर के पास बिल गया, ठीक है, और उसने रिटर्न कर दिया, जाओ फिर से रिकंसिडर करो इसको। अगर उसको फिर से पास करके भेज देता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस पे असेंट देना जरूरी है, ठीक है? लेकिन अगर गवर्नर ने किसी भी बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, और ये पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास, तब फिर गवर्नर जो है यहाँ पे अब कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी कहानी खत्म, ठीक है? अब आ जाओ आर्टिकल 201। 200 से बिल पहुंच गया 201, यानी कि बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। ये क्या कहता है? तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे अगेन, यहाँ पे वॉर वाला सिचुएशन आ गया। या तो ये असेंट दे देंगे, या फिर विदहोल्ड कर देंगे, मतलब खत्म हो गया बिल यहीं पे, या फिर रिटर्न कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। देखो, अगर मान लो सेंटर का कोई बिल है, अगर रिकंसिडरेशन के लिए आया और फिर से उसी बिल को रिकंसिडर करके उन्होंने भेज दिया, तो फिर वो प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। अगर स्टेट ने भी वैसा कर दिया, इफ पास्ड अगेन, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू असेंट। गवर्नर रोल एंड्स वंस बिल रिजर्व। ये बात तो हमने समझ ली। इसके अलावा नॉट बाउंड, ये इसको भी हाईलाइट करना था मुझे, मैं कर दूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? यही डिफरेंस है। तो पूरी कहानी जो है इसकी ये है, जो वॉर फॉर प्रेसिडेंट, वॉर एक एक्स्ट्रा पावर जो है वो आपको गवर्नर के लिए है। गवर्नर जो बिल भेज देगा, कहाँ भेज देगा? तो 201 के तहत ये प्रेसिडेंट को दे देगा। भेजेगा 200 के तहत ही, लेकिन 201 का मतलब प्रेसिडेंट अब इस पे एक्ट करेंगे। अब प्रेसिडेंट के पास जो है ना वो सेम पावर है, वॉर वाली। लेकिन अगर बिल रिटर्न कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए आ भी गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है जो प्रेसिडेंट इसको फिर से असेंट दे ही दे, चाहे तो खत्म भी कर सकता है बिल को, ठीक है? अब आ जाओ डिफरेंस को समझो यहाँ पे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है? तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 111, गवर्नर के लिए 200, ठीक है? ऑर्डिनरी बिल्स असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। वॉर, ठीक है, असेंट कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या फिर रिजर्व कर सकता है। वॉर प्लस एक्स्ट्रा आर, ठीक है? मनी बिल के बारे में बात कर लेते हैं। मनी बिल क्या है? तो या तो असेंट दे सकते हो, या फिर होल्ड कर सकते हो, रिटर्न कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो या तो
पास कर दो या फिर ख़त्म कर दो, रिटर्न नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, तो देखो असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या फिर रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। समझ में आया? तो अगर ये सवाल आ जाए जो मनी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और रिटर्न लेकिन नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोई वीटो नहीं है, एसेंट देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। यहाँ पे क्या है, गवर्नर को, यहाँ भी कोई रोल नहीं है गवर्नर का। ठीक है, तो वीटो नहीं कर सकते आप। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, नो रोल, है ना। आ जाओ सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, तो मतलब अगर फिर से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल को फिर से भेज दिया, वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के पास, ठीक है, तो इसको प्रेसिडेंट को तो पास करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न जो है ना, वो एक तरीके का जो एक तरीके का वीटो जो है, उसको हम लोग सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड कर दिया, बिल भेजा, उन्होंने भेज दिया रिटर्न के लिए, जाओ देखो फिर से देखो इसको। यही कहानी गवर्नर के साथ भी है। ठीक है, अब पॉकेट वीटो ये क्या होता है, तो कैन कीप कीप बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, हमेशा के लिए इसको बिल को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विवाद है, कैन कीप बिल पेंडिंग। ठीक है, लेकिन ऐसा है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है गवर्नर को और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो गवर्नर जो है वो एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं और सेंटर स्टेट प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। कैसे वायलेट करते हैं, जो मान लो कहीं पे भी एग्जाम्पल से समझे, तो सेंटर में है मोदी सरकार, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, स्टेट तमिलनाडु गवर्नमेंट है, यहाँ पे बीजेपी का या फिर एनडीए का कोई होल्ड है नहीं। तो अब ऐसा है, जो गवर्नर के थ्रू केंद्र जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से स्टेट चाह रही है जो वेलफेयर के लिए कोई बिल लाया जाए, और इन्होंने बिल को भेज दिया गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है उस पर बिल को लेके बैठ गया, पॉकेट वीटो लगा दिया इसने। ठीक है, बिल को लेके वो बैठ गया। अब ये लोग जो हैं ये स्टेट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और बताती है, जो देखिए हमें ये वेलफेयर मेजर्स लाने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं लाने दे रहे हैं, क्योंकि ये एनडीए गवर्नमेंट जो है वो चाह नहीं रही है जो हमारी सरकार ढंग से चले। ठीक है, तो फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। लताड़ ये लगाई है, जो भाई भाई तुम ऐसा है जो टाइम इसको बताओ, हमेशा के लिए तुम बिल पे नहीं जाके बैठ सकते। ठीक है, टाइम बताओ। और यही अक्सर न्यूज़ में अभी चल रहा है, फिलहाल कंटिन्यूसली ये न्यूज़ चल रहा है। जब आप अखबार खोलोगे, अच्छे वाले अखबार, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा है कहानी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बार बार इसी से सवाल पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसको बिल रिटर्न करेगा, पार्लियामेंट को। गवर्नर किसको बिल रिटर्न करेगा, स्टेट असेंबली को। ठीक है, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को भेज दिया, अगर फिर से पास करके भेज दिया तो फिर यस दे सकते हैं। गवर्नर जो है वो अगर बिल स्टेट असेंबली को भेजा है, अगर फिर से पास करके भेज दिया तो फिर इनको देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, मतलब असेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भेज दिया बिल को स्टेट असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के पास किसने भेजा, तो रिजर्व कर लिया था गवर्नर ने। ठीक है, तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया बिल, और प्रेसिडेंट ने स्टेट असेंबली को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे जो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और फिर से आपको स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दिया, तो ज़रूरी नहीं है जो प्रेसिडेंट इस पर फिर से अपना असेंट दे दे, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। बस इतना ही डिफरेंस है। ये बात अगर आपने समझ ली, तो अगला टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। 123 के तहत आपको केंद्र में प्रेसिडेंट को मिला है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। 213 के तहत आपको ये मिला है गवर्नर को पावर। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे गवर्नर के लिए कंडीशंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फेवरेट हैं, इससे सवाल बनते हैं। ये 3 केसेस जो है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लो, जो गवर्नर जो है वो कब प्रोमलगेट करेगा ऑर्डिनेंस, जब स्टेट लेजिस्लेचर सदन में नहीं होगी, सेशन में नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया, ऑर्डिनेंस तो निकाल दिया। ठीक है, लेकिन जब भी ये आपको सेशन बैठेगी तो उसको 6 वीक्स के अंदर आपको फिर से अप्रूव करना होगा। और हमने ये पढ़ा है जो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होता है, तो फिर एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होगी, तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। किसके लिए, तो केंद्र और स्टेट दोनों के लिए। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं ये बात आपको समझनी होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, जो ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं ना, इसमें भी प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन लगेगा 3 केस में। कौन कौन? ठीक है, ऐसे बिल जहां पे प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड है।
तो उसको लेके अगर ऑर्डिनेंस आप ला रहे हो, उस सब्जेक्ट पे अगर आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन लगेगा, ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शन लग रहा है, बस ये कीवर्ड है, बस याद रख लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही मेंशन है। इसके अलावा वैसे बिल, ठीक है, जो कि रिजर्व किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, उस कंडीशन वाले। तो देखो, बिल रिजर्व करने का पावर जो है वो गवर्नर के पास है, और ये एक तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई भी बिल चाहे तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। लेकिन कोई भी हाई कोर्ट पे खतरा मंडराया, ठीक है, अगर इसके पावर को डिसॉल्व, डाइल्यूट कुछ भी करने की बात आ गई, ठीक है, तो वो बिल पक्का से रिजर्व होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको लेके ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन लगेगा, ठीक है। और वैसे बिल जिसमें प्रेसिडेंट का एसेंट रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बगैर बिल इनवैलिड हो जाता है, तो इसको लेके अगर आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो तो फिर प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन लगेगा ही लगेगा। 3 कंडीशन है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक डीसी वाधवा जी हैं, 1987 में इन्होंने केस कर दिया था। केस में ये निर्णय निकल के आया, जो ऑर्डिनेंस को आप बार बार लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है, एंडलेसली, लेकिन लाते ही हैं, ठीक है। देखा है हमने, जो ये बिल ऑर्डिनेंस जो है वो अक्सर आते रहते हैं, बार बार प्रोमलगेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र और राज्य में क्या डिफरेंस है, तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन वाला चीज जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नर को, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो सर्वा है, वो सबसे बड़ा है, तो उसको कौन इंस्ट्रक्शन देगा। इतना क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 217, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। यहाँ पे बस इतना समझना है, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जजेस में गवर्नर जो है वो कंसल्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये कंसल्टेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो सवाल ये उठता है, जो हाई कोर्ट को के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये बात आपको समझनी होगी, गवर्नर ओनली कंसल्टेड। यही एक डिफरेंस है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको दिख जाएगा, फंसा देंगे, बोल देंगे जो हाई कोर्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करता है, ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, जो गवर्नर जो है वो कंसल्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंट नहीं करते हैं, अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस का। अब यहाँ पे भी फंसा देंगे आपको, यहाँ पे सीधे गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर देंगे, तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका कंसल्टेशन लगता है, तो हाई कोर्ट का कंसल्टेशन लगता है। समझ में आ रहा है। बस छोटी छोटी बातें हैं, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेंगी, वैसे नहीं रहेंगी। आ जाओ आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 जो है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियल सर्विस के बारे में। देखो, जुडिशियल सर्विस में जज होते हैं, वो तो होते ही हैं, इसके अलावा इनके साथ साथ कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो उनको कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है, तो स्टेट पीएससी और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब गवर्नर के कुछ कुछ रोल को समझ लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक है। गवर्नर जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर के रूप में फंक्शन करते हैं, ठीक है, और यही वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं। समझ में आया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 371। जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये किससे रिलेटेड है। तो ये स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। इसके तहत ट्राइबल रॉयल्टीज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन, नेक्स्ट लेक्चर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम लोग पॉलिटी को अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इस बार जो सवाल पूछे गए हैं बस वो बताता है जो भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब सब कुछ तो हम पता कर नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना तो करेंगे ना, है ना। चलिए, अब ऐसा है, जो रिपोर्ट्स लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। अब इनके सामने में गवर्नर जो है वो कौन कौन से रिपोर्ट को ले करता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने में, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्टेट पीएससी की रिपोर्ट, CAG की रिपोर्ट, इन सभी को गवर्नर जो है वो ले करता है। कहाँ पे, तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने में, ठीक है। एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है 104th अमेंडमेंट के तहत खत्म हो गया है। एक सीट जो थी पहले भरी जाती थी स्टेट लेजिस्लेचर में एंग्लो इंडियन के नाम पे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, ये कहानी खत्म है। अब केसेस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो शमशेर सिंह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस। DC वाधवा, जो इन्होंने बोला था जो ऑर्डिनेंस का मिसयूज बंद करो, जो बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को आप रीप्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म का कोई केस होगा ना, तो वो होगा SR बोमई 1994, ठीक है।
गवर्नर्स रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनिटीज़ के बारे में बात कर लें तो क्रिमिनल इम्यूनिटी इनको मिलती है ड्यूरिंग द टेन्योर। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है तो फिर 2 महीने पहले बताना होता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र री अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट जो है जब मर्जी चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, री अपॉइंट कर सकते हैं, और 5 साल का इनका टेन्योर पूरा भी हो जाता है फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन चाह ले तो प्रेसिडेंट। तो एज एन एजेंट की तरह ये काम करते हैं, बस इतनी कहानी है। चलिए, अब हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो डी ज्योर एग्जीक्यूटिव यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी अगर निकाला जाए तो जो काम सीएम का स्टेट में है वही काम पीएम का केंद्र में है, ठीक है। इतनी सी बात है, ये बात आपको सबसे पहले समझ लेनी है। तो जो जहाँ पे डिफरेंस होगा वो मैं बता दूंगा, बाकी बातें सेम है। तो जल्दी से आपका ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है, आर्टिकल 163, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, हेडेड बाय सीएम, मस्ट एड एंड एडवाइस द गवर्नर एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी मैटर्स। ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, प्रेसिडेंट में ये केस नहीं था, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 164 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, किसके? सीएम की, ठीक है। गवर्नर के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। किसको अपॉइंट किया जाता है? तो अक्सर मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं ना उनको किया जाता है। लेकिन अगर कोई मेजॉरिटी नहीं आई तो फिर डिस्क्रिशन आएगा, यानी कि गवर्नर पे ये डिपेंड करता है जो किसको ये अपॉइंट करते हैं, और उसको बोलेंगे जो तुम अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो। आर्टिकल 164, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आर्टिकल 164 का, ठीक है। अब आ जाओ 167, ड्यूटी। सीएम का ड्यूटी क्या है? तो ये कम्युनिकेट करेगा, सीएम्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन एंड फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। दोस्तों, इतनी कहानी आपने समझ ली। याद करो, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे ना, जब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ाया था, सॉरी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो चाहे तो किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में जा सकते हैं। लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और वोट नहीं डाल सकते हैं उस हाउस में जिस हाउस के वो मेंबर नहीं होंगे, बाकी में तो डाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर पावर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अंडर आर्टिकल 88 मिला हुआ था। ये दोनों सदनों में जाके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसी के भी मेंबर नहीं है। यही कहानी आ जाओ स्टेट गवर्नमेंट में, तो राइट ऑफ द मिनिस्टर्स प्लस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या कर सकते हैं? तो कोई भी हाउस के प्रोसीडिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं। राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेस, ठीक है। वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसको हम लोग एक जगह और भी देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज। दोस्तों, यहाँ पे वोट डालने का अधिकार का मतलब यही है, जो जहाँ के मेंबर होंगे वहीं पर डालेंगे, बाकी जगह नहीं डाल सकते। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 91st अमेंडमेंट एक्ट में इसको अमेंडमेंट में इसको 15% पे कैप कर दिया गया था। ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया था। लेकिन एक और कंडीशन है, जो 12 तो मिनिस्टर होंगे ही होंगे, मिनिमम मिनिस्ट्री जो है वो 12 है। सवाल पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीएम के पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का पावर होता है उसी तरीके का होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का पावर होता है उसी तरीके का होता है। पोर्टफोलियो को एलोकेट करना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड के रूप में फंक्शन करना, ठीक है। अगर मान लो अगर रेजिग्नेशन हो गया और डेथ हो गया सीएम का, तो ये पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका रेजिग्नेशन हो गया या फिर उसका डेथ हो गया, तो ये पूरे के पूरे इसको डिसॉल्व नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को डिसॉल्व नहीं करेगा। बस ये डिफरेंस है, ये समझना है आपको। एंटी डिफेक्शन कानून के बारे में समझ लेते हैं। जो अगर कोई लेजिस्लेचर उसको हटा दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो उसको मिनिस्टर या फिर सीएम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर किसी को सीएम बना दिया और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो वो 6 मंथ के अंदर में उसको मेंबरशिप लेनी पड़ती है किसी भी हाउस की, ठीक है। किसी भी हाउस का मतलब क्या है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये दोनों क्या होते हैं आगे हम लोग समझेंगे।
अदर पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सीएम जो होता है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है। इसके अलावा जो जोनल काउंसिल होता है ना, उसका वाइस चेयरमैन होता है, जो कि बाय रोटेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इस जोन मतलब अगर मान लो सीएम जो है वो वाइस चेयरमैन बना, तो अगली बार कोई और सीएम बनेगा। तो इस तरीके से जोनल काउंसिल चलती हैं। जोनल काउंसिल जो है वो आपको स्टेट्स के बीच में चलती है। आगे पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बोथ हेडेड बाय द पीएम। लेकिन सीएम जो है ये उसके मेंबर कहलाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब ये क्या होता है इंटर स्टेट काउंसिल, ये गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग का क्या होता है? तो जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। अगर कोई क्राइसिस आ जाए, ठीक है, तो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इसी के हिसाब से वो फैसले लेते हैं। और पॉलिटिकल हेड तो होते ही होते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो अंडर आर्टिकल 168 से लेके 213 तक दिए गए हैं। देखो, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो आपको ऊपर ही है, जो कि यूनियन और स्टेट दोनों को देखते हैं। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी मिनी पार्लियामेंट बुलाते हैं, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, फंक्शन सेम है ना, इसीलिए। चलिए, आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो, हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था जो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। ठीक है, और आपको लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑल्दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। यहाँ पे क्या है? तो बस इतना मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड द हाउस, या फिर हाउसेस। क्यों? तो देखो, या तो स्टेट के पास यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होगा, यानी कि सिर्फ असेंबली होगा, या फिर बाई कैमरल होगा, यानी कि असेंबली प्लस काउंसिल। अब ये किस पे निर्भर करता है काउंसिल बनाना, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल का स्टेटस ये है, जो 6 स्टेट्स हैं ना, उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको याद रखना है कुम्बैट, जैसे कॉम्बैट होता है ना, उसी तरीके से कुम्बैट। के फॉर कर्नाटका, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र। अब इसको मध्य प्रदेश मत समझ लेना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्रा एंड टी फॉर तेलंगाना। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तेलंगाना से तमिलनाडु कंफ्यूज हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं, आपको दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़नी है। बस याद रखने के लिए कुम्बैट आप याद रख लेना। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ और भी कैचेज़ हैं, जब मैं आपको सवाल कराऊँगा ना अभी, तो फिर साथ में करा दूँगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता कैसे है? तो क्रिएशन कैसे होता है या फिर एबॉलिशन कैसे होता है? ये दोनों बातें आर्टिकल 169 में मेंशन है। देखो, आप स्टेट हो, आपको बनाना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक अलग से एक बॉडी बनानी है। ठीक है? कैसे बनाओगे? तो आपको स्टेट असेंबली में एक स्पेशल मेजॉरिटी से इस बात को रखना होगा, जो भाई आपको चाहिए एक काउंसिल। और जब आपने स्पेशल मेजॉरिटी से असेंबली में इस बात को पास करा लिया, जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो फिर आप सीधे प्रेसिडेंट प्राइम पार्लियामेंट को बताओगे, और पार्लियामेंट जो है वो अपना एक सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन लाके इस बात को पास कर देगा। बस इतनी सी ही बात है। इसी बेसिस पे एबॉलिशन भी होता है, इसी बेसिस पे क्रिएशन भी होता है। और इस चीज़ को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। बस इतना समझ लो, आर्टिकल 169 एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ द असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं। देखो, किसी भी असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है 500, कैप लगा दिया गया है। मिनिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है वो 60। लेकिन कुछ स्मॉलर स्टेट्स हैं जिनको एक्सेप्शन दिया गया है। वो कौन है? तो मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि MSG। गोवा के पास 40 सीटें हैं, सिक्किम के पास जो है वो 32 सीटें हैं, और मिजोरम के पास 40 सीटें हैं। ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, पता होना चाहिए। अब जो हिसाब किताब लोकसभा में था, वही हिसाब किताब आपको स्टेट असेंबली में भी देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन के बेसिस पे सीटें निर्धारित होती हैं। 1971 का जो सेंसस था, उसके हिसाब से 84th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 1971 के सेंसस के डेटा को हम लोगों ने पॉपुलेशन का आधार माना है। कब तक?
जब तक आप एग्जाम दे रहे होगे आर्टिकल 226 तक, अंटिल 2026 तक, ठीक है, सॉरी साल 2026 तक, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 1/3 ऑफ द असेंबली। अगर यहाँ पे 90 सीटें हैं तो फिर आपका 30 यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 40 होना चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रेंथ 40, इसके अलावा 1/3 ऑफ द असेंबली, ठीक है, समझ में आया है। अब यहाँ पे काउंसिल की सीटें आप कैसे भरोगे, तो फिर आप करोगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके लिए जो इलेक्शन होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। कैसे होंगे तो वो बताता हूँ। 1/3 जो है वो एमएलएज जो हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच में इलेक्शन होगा और वहाँ से ये निकल के आएगा 1/3 सीट, ठीक है। इसके अलावा 1/3 जो है वो लोकल, इसका मतलब म्यूनसिपालिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वहाँ से ये सीट निकल के आएगी, ठीक है। इसको स्थानीय निकाय भी कहते हैं। अब आ जाओ 112। 112 जो है वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट, कौन सा ग्रेजुएट, जिन्होंने 3 साल वाला ग्रेजुएशन मिनिमम किया है उनको ग्रेजुएट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 112 जो है वो टीचर्स जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इस सीट को भरेंगे। और रिमाइंडर 16 जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पे कैच ये है, जो प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी को मैंने स्पेशल नोट में भी मेंशन कर दिया है, ये बात आपको समझना होगा। अब यहाँ से सवाल आते हैं तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के कंडीशंस आपको 1 या 2 बार 3 बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी। आ जाओ आर्टिकल 173 यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो असेंबली के लिए 25 ईयर्स सिमिलर टू लोकसभा, और आपको काउंसिल के लिए 30 ईयर्स, ठीक है, क्लियर है। राज्यसभा में भी 30 ईयर्स है ना, सेम अंडर आर्टिकल 84। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये किस लिए बनाया गया था, ताकि हम लोग अच्छे से चुनाव करा सकें। तो इसके तहत जो और भी कंडीशंस होते हैं वो भी फिलफिल करने पड़ेंगे। आर्टिकल 174 के तहत एसपीडी, ये याद कर लेना, अलग से ही मेंशन्ड है, ठीक है। और 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ का है। मिनिमम गैप नहीं है कोई कंडीशन, ठीक है। मिनिमम गैप का कोई कंडीशन नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एसपीडी यानी कि सेशन प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये भी याद कर लेना अंडर आर्टिकल 174। 175 गवर्नर एड्रेस एंड मैसेजेस, ठीक है। 176 स्पेशल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल 177 राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, जो चीज़ मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में 88 के तहत बताया था, आर्टिकल 88 के तहत, जहाँ पे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को पावर है, वहाँ पे यहाँ पे आपको स्टेट में यही बात मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल को पावर मिली हुई है, ठीक है। और अगर मेंबर नहीं हो तो वोट नहीं दे सकते, यही कारण है जो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जो है वो वोट नहीं दे पाएंगे, और जो मिनिस्टर हैं वो उसी पे वोट दे पाएंगे जहाँ के वो मेंबर हैं, ठीक है। जिस हाउस के मेंबर हैं उसी को वोट दे पाएंगे। अब ऑफिसर्स, बिजनेस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फटाफट कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, जो बाकी के जो सिमिलर हैं, जो केंद्र वाले, तो उसको मैंने वैसे के वैसे ही रखे हैं, जहाँ से सवाल भी आते कम है, ठीक है। चलिए, अब आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 179 के तहत ये कहता है, जो अगर इनका रिमूवल होएगा तो कैसे होगा, तो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है जो मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स विथ 14 डेज नोटिस, ठीक है। मतलब जितने भी लोग टोटल मेंबर हैं उस समय में, प्रेजेंट का जो स्ट्रेंथ है उसका मेजोरिटी, ठीक है, वो हो गया आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। और आपको जब रिमूव करना होगा तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब यहाँ पे जो बातें देख रहे हो ये सारी की सारी चीजें पैरेलली आपको एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव कह रहा हूँ मैं, मतलब यही यही चीजें पार्ट 5 में भी देखने को मिली होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मोटा मोटा आप एक बार इसको पढ़ लेना, स्क्रीन को पॉज करो, एक बार पढ़ जाओ, काम खत्म, ठीक है। सिमिलर चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है जब मैंने केंद्र के बारे में बताया था, सेंटर के बारे में बताया था, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी ऐसी ही कहानी है। अब आ जाओ डिस्क्वालिफिकेशन।
लगभग सेम है, ठीक है। 190 जो है ना वो वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है, डुअल मेंबरशिप पे वेकेट करना पड़ जाएगा, रेजिग्नेशन एब्सेंस पे आपका वेकेट हो जाएगा। सिमिलर है, 60 डेज उधर भी, 60 डेज इधर भी, ठीक है। 60 डेज तक अगर कोई एमएलए नहीं आए, एब्सेंट हुए बिना बताए, ठीक है, तो फिर उनको ये स्पीकर जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो सिमिलर ग्राउंड है, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो आर्टिकल 191 जो है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है, ठीक है। तो 102 और 191 है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो लाभ का पद क्या होता है। अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, नॉन सिटीजनशिप, इस पे कौन डिसीजन लेगा? तो अंडर आर्टिकल 192 डिसीजन लेंगे आपको गवर्नर। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन चलेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन का। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। देखो इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव कराता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को जब हम लोग इलेक्शन को कवर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो एमपीज बनते हैं वो, फिर स्टेट में कौन कौन से चुनाव कराता है, तो वो जितना भी विधानसभा का चुनाव होता है ना, असेंबली इलेक्शन, वो आपको इलेक्शन कमीशन कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत के चुनाव कराता है। जब मैं पंचायत पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है ना, जो अगर डिस्क्वालिफिकेशन देखना होगा तो फिर गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेते हैं, ये बात आपको समझना होगा। और क्लॉज ये अंडर क्लॉज 191, ठीक है, 191 का क्लॉज 1। अब 191 का क्लॉज 2 क्या कहता है? तो 191 का क्लॉज 2 कहता है डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल। सिमिलर है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन निर्णय लेता है? तो यहाँ पे स्पीकर लेता है निर्णय, ठीक है। लेकिन ये बात 192 में मेंशन नहीं है, लेकिन बस आप समझ लो, जो एंटी डिफेक्शन वाली बात आ जाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय है वो कौन लेता है? तो स्पीकर लेता है, स्पीकर ऑफ द हाउस। आ जाओ आर्टिकल 193, ये क्या है? तो पेनल्टी कितना लगता था? 500 रुपये लगता था वहाँ पे। सिमिलर है, वोटिंग विदाउट क्वालिफिकेशन। अब अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 और आर्टिकल 191 क्लॉज 1, इसके तहत आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। जो नहीं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रह सकते हैं, कोई भी एमपी और एमएलए जो है वो लाभ के पद पे नहीं रहेगा, ठीक है। बोथ इन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया। चलिए, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज सिमिलर है, लेकिन जहां पे डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को समझ लो, ठीक है। आर्टिकल 196 इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 197, ठीक है। जैसे मान लो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है ना, जो अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, वो भेज दिया हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये इसको ओवरऑल 4 मंथ्स तक डिले कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिलेइंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से ज़रूरी भी है। मान लो कोई ऐसा बिल, गवर्नमेंट जो है अपने हितों में कोई इसकी मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसने क्या किया, जो एक ऐसा बिल ले आया जो जनता के हितों में है नहीं, तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको डिले कर देगा 4 मंथ के लिए, चाहे तो वो डिले कर सकता है। कैसे करेगा? तो देखो ऐसा है, जो पहली बार में तो 3 मंथ का कर देगा, ठीक है। और इसके बाद ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर फिर से पास करके आगे भेजता है, ठीक है, तो 1 मंथ के लिए वो फिर से डिले कर सकता है। और ये सवाल पूछते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो है ना, इसमें पूरा का पूरा रोल होता है असेंबली का। काउंसिल जो है इसको 14 डेज तक डिले कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, इस पर कोई काम नहीं कर सकता। तो चाह लेगा फिर भी 14 डेज तक ही इसको डिले कर पाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। आ जाओ, देखो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है अंडर आर्टिकल 199, 200, 201, ठीक है। सेम बात है, अभी बताया मैंने, तो रिपीट कर नहीं रहे। ये बातें भी मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप नोट्स में पढ़ लेना, काम हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चीज़ हम लोगों ने 112 में पढ़ा था, इसमें अब आपको 90 जोड़ना है। आ जाओगे आप यहाँ, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
जैसे जैसे आपको केंद्र में बजट का प्रोविजन है, सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारी के सारे प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि सिमिलर है, जो कि पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, यहाँ भी वही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की, पार्ट 8। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इसको भी साथ में ही फिनिश कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। सबसे पहले एक बात याद रखना, जो यूनियन टेरिटरी जो है ना, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, कैसे? तो एक बंदा हायर करते हैं जिसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अक्सर ये आईएएस ऑफिसर होता है। इनका पोजीशन क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर का? तो या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या फिर चीफ कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, अगर मान लो प्रेसिडेंट चाह ले तो किसी गवर्नर को भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे काउंसिल के डिसीजंस के। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गुजरात है। ठीक है, अब गुजरात के कोई गवर्नर हैं, अब इन गुजरात के गवर्नर को दमन या फिर दादरा एंड नगर हवेली, कुछ किसी का भी कह लो। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली ले लेते हैं, दादरा एंड नगर हवेली का इनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो अब यहाँ पे जो गवर्नर जो है वो गुजरात के लिए गुजरात के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे फंक्शन करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव पे भी फंक्शन करें, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यही बात मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आ जाओ आर्टिकल 239 ए, यानी कि लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताएगा आपको। ये बात इन ए का मतलब ये है जिसको इंसर्ट किया गया है। कब इंसर्ट किया गया है? तो 14th अमेंडमेंट 1962 में इसको इंसर्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, जो कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करने की बात की गई है, और ये एम्पावरमेंट किसको मिला है? तो पार्लियामेंट को मिला है। शुरुआत में ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी। अब आप कहोगे ये तो सारे स्टेट्स हैं। तो भाई ऐसा है, जो पहले थे यूनियन टेरिटरीज, अब ज़्यादातर तो ये स्टेट बन चुके हैं। यूनियन पुडुचेरी जो है वहाँ पे आपको लेजिस्लेचर देखने को मिल जाएगा अंडर द सेम प्रोविजन, अंडर आर्टिकल 239 ए। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं दिल्ली की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 4-5 साल पहले केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बीच में अच्छा खासा खींचतान चलता था अंडर आर्टिकल 239 ए स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के तहत। ठीक है, अब ये जो खींचतान चलता था वो सारा का सारा कहानी आर्टिकल 239 ए पे ही टिका हुआ था। वो क्या कहता है? तो ये एक स्पेशल प्रोविजन देता है, इसको इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट 1991 में। ठीक है, और ये कहता है जो आपको दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली बिठानी है। तो एक बात आपने समझ ली, जो अक्सर आपने सुना होगा, जो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों पे वहाँ पे लेजिस्लेचर है, लेकिन पुडुचेरी का जो लेजिस्लेचर है वो है आर्टिकल 239 ए के तहत। दिल्ली के लिए अलग से बनाया गया है 239 ए के तहत। ठीक है, क्लियर है? अब ये कहता है जो असेंबली जो है वो स्टेट लिस्ट पे काम करेगी और कंकरेंट लिस्ट पे काम करेगी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड इस पे काम नहीं करेगी। और यही था बोन ऑफ कंटेंशन, यही था झगड़े की जड़ बिटवीन द केजरीवाल एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ऐसा है, जो दिल्ली जो है ना वो है आपको राजधानी। किसकी राजधानी? तो देश की राजधानी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं ना जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे केंद्र के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। अब केंद्र नहीं चाहती थी जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन हो, इसीलिए उन्होंने सरकार पे लिमिट लगा दिया था। जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन सभी पे लिमिट लगा दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? ये समझो, जो देखो मान लो कहीं पे ये है एम्बेसीज वगैरह हैं। अगर आप दिल्ली के चाणक्यपुरी में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे फंक्शन करने लग गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी है लेकिन लेजिस्लेचर है, तो फिर ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो
सेंटर चाह रही थी जो हम लोग ये जो डिप्लोमेटिक वाला जो एरिया है, ये जो आपको जितने भी एम्बेसीज वाले एरिया हैं उसको हम लोग खुद गवर्न करें, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे ये लगा दिया, चेक लगा दिया। अब केजरीवाल जो कह रहे थे, जो भाई आपने चेक तो लगा लिया, लेकिन हमें हमारा जो लैंड को लेके काम था उसमें आप अड़ंगा डाल देते हो, ठीक है, तो हमें भी तो काम नहीं करने देते हो। इसके अलावा पुलिस जो था वो बोन ऑफ कंटेंशन है। केजरीवाल चाह रहे थे जो पुलिस का पावर हमें दे दें, ठीक है, लेकिन इसको केंद्र ने खुद रखा था। तो इसके कारण झगड़ा होता था। कब से झगड़ा होता आया? जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था तब से, या फिर मोदी गवर्नमेंट जो आ गई थी तब से। दोनों के समय में केजरीवाल झगड़ रहे थे जो भाई पुलिस हमें दो, ठीक है। और अगली बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेम हिसाब किताब है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज स्पेशल पावर टू रेफर मैटर्स टू द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। जो गवर्नर जैसे फंक्शन करते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ प्रेसिडेंट रूल अगर दिल्ली में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए अलग से आर्टिकल मेंशन है 239 AB, ठीक है। कहता है जो दिल्ली में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को सस्पेंड कर देंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अब ये सिमिलर है आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की, लेकिन ये दिल्ली के लिए ही ये प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 356 और 239 AB दे दें, और अगर 239 AB की जगह दिल्ली भी मेंशन है तो आपको कंसीडर करना है 239 AB, 356 नहीं। समझ में आ गया? वैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। देखो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है, यही कारण है जो भी बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं वो बार बार पढ़ते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रूल्स ही तो हैं और क्या है। आर्टिकल 240 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है जो सर्टेन ड्यूटीज़ को रेगुलेट करने का, और ये रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट का कोई अगर लॉ बना हुआ है ना उसको भी रिपील और मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है यहाँ पे। बात कर लेते हैं 241 हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। अब ऐसा है, पार्लियामेंट अगर चाह लेगी तो यूटीज में हाई कोर्ट बिठा सकती है, या फिर ऐसा कर सकती है जो किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है ना उससे उस यूटी को लिंक कर देगी। इसका एग्जांपल आप समझो, दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है वहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के तहत इसको गवर्न करते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, उसका हाई कोर्ट कौन है? तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, और जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 242, कुर्ग के बारे में था। दोस्तों याद करो, कुर्ग के बारे में हमने कहीं पढ़ रखा है? याद करो, चीफ कमिश्नर जब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात ही जब खत्म हो गई है तो फिर कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट के तहत ये बात खत्म कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि कुर्ग जो था उसको मैसूर कर्नाटका में मर्ज कर दिया। अगर बात ये समझ में नहीं आई तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरा बताना काम था, ठीक है। अगर नहीं आई तो अच्छी बात है, सवाल नहीं आएंगे। चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देना, यहाँ पे पेचीदा सवाल सब हो सकते हैं, तो चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से समझना है। अब आपको ध्यान देना है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है सवालों पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। बाय बर्थ यहाँ पे पकड़े गए, ठीक है। बाय बर्थ का मतलब क्या हुआ? बाय बर्थ वाला हमारे यहाँ कोई सिद्धांत नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब जब ये हो गया गलत तो सीधे पहुंच जाओ, गलत हटा दो, द राइट आंसर इज हियर, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप एग्जाम रेडी हो गए, ठीक है। वैसे बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है ही मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही है। ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए नहीं है, ठीक है। ही मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। यही हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने देखा था जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसके तहत ये बात ऐड की गई थी। चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल के संबंध में, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, बिल्कुल सही बात है। स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होते हैं गवर्नर।
नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस फॉर द 5 years, नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो वहां पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ही कैन 5 साल का चलता है ये सरकार, ठीक है, मतलब ये पावर चलता है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल फोर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 156 of the Constitution of India provides that the governor hold office for a term of 5 years. What can be deduced from this? Okay, देखो पूछा जा रहा है जो 5 सालों तक आर्टिकल 156 तक गवर्नर ऑफिस होल्ड करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीटिंग द 5 year टर्म, गलत बात है, जब चाहेंगे प्रेसिडेंट उसी दिन हटा देंगे। नो गवर्नर कैन रिमेन इन ऑफिस बियॉन्ड द 5 years, ऐसा भी नहीं है, अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो बियॉन्ड भी रख सकते हैं, यही बात हम लोगों ने अभी समझी है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है, नीदर वन नॉट टू, समझ में आया है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट तो भाई साहब गलत है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अच्छा, करेक्ट पूछ रहा है ना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आगे बढ़ते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत बात है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात आपने समझ ली। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। गवर्नर के लिए कोई पोजीशन है, मतलब प्रोविजन है? देखो, गवर्नर कैसे रिमूव होंगे ना, इसका कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है, तो ये नहीं होगा, मतलब हाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहें तब हटा देंगे, प्रेसिडेंट जब चाहें उसके उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो क्यों? क्योंकि वो एजेंट है किसका? तो सेंटर का। तो ये बात क्लियर हो गई। अगला है, इन अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी सपोर्ट। अगेन ये गलत है। चीफ मिनिस्टर को आपको यूनियन टेरिटरी में कौन अपॉइंट करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी होगी। कोई प्रोसीजर नहीं है गवर्नर को कैसे हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं मेंशन है। इसके अलावा अगर केजरीवाल साहब को नियुक्त करना होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेंगे। यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, उसके बेसिस पे ये चीज किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको ये सारे दिख गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये हुआ जो प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है। With the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and the allowances shall be, अगर मान लो गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए सेम पोजीशन पे आ गया, तो फिर उसके सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स का क्या होगा? एज एक्सप्रेस्ड विश ऑफ द गवर्नर, ये बात नहीं होगा। एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी नहीं। एज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री, नहीं। एलोकेटेड अमॉन्ग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली होता क्या है, कन्वेंशन ये है, जो मान लो अगर कोई बिहार है, झारखंड है, एक ही गवर्नर है, तो आधा आधा पैसा दे देते हैं ये दोनों, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है, प्रोपोर्शन को प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट? देखो हमने ये पढ़ा है, जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर से कम है, गवर्नर का ज़्यादा है, तो यहाँ पे यही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही बात है, ये आपको गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, जो वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटिंग ऑफ मिनिस्टर्स, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? बिल्कुल नहीं, ये मिनिस्टर को अपॉइंट करना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सीएम जो है उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और सीएम के एडवाइस पे
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यहाँ पे सीएम का एडवाइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल कर सकते हैं। मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। यहाँ भी आपको एड एंड एडवाइस लगेगा, किसका लगेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये नहीं है, 1 and 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है, ओके। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही बात है। और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, हाँ बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे काउंसिल नहीं है तो वहाँ पे तो बस इतना ही है ना। तो बेसिकली आपको लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब ये हुआ, तो एक हो गया गवर्नर, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा, 4 और 3 दोनों सही होंगे, बाकी दोनों नहीं होंगे। तो 3 and 4 विल बी द राइट आंसर, नॉट ओनली 4। कंफ्यूजिंग सवाल है, तो 3 और 4 दोनों सही होंगे। मान लो जहाँ पे नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो भी तो होगा ना। व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू एस्टैब्लिश और एबॉलिश द सेकंड चैम्बर, सेकंड चैम्बर किसको कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो प्रपोजल इन द हाउस ऑफ द पीपल विद द सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी नहीं, ये तो बाद का स्टेज है ना, ठीक है, वो देखेंगे अभी हम लोग। पार्लियामेंट में जाता है वो, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, तो सिर्फ एक की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद सिंपल मेजोरिटी, इस बात को भी ड्रॉप कर देते हैं। प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद स्पेशल मेजोरिटी, बात बिल्कुल सही है। अगर मान लो किसी स्टेट को बनाना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पहले पास करेगा, फिर पार्लियामेंट को भेजेगा, और वहां पे ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, अलॉन्ग विद द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, प्रपोजल इन द हाउस ऑफ द पीपल विद स्पेशल मेजोरिटी। तो दोस्तों एक चीज आपको समझ में आना होगा, समझना होगा, जो अब आपको ना, जब आप सवालों को देखोगे, खासकर मैं सीजीएल के रेफरेंस में ये बात कर रहा हूँ, तो अब आपको समय लगेगा, मतलब समय लगेगा इन द सेंस आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम खाएगा, तो ये बात आपको समझनी होगी। Procedure for the creation of legislative council in the state is described in which article of the constitution? राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। आर्टिकल 169 कैसे याद रखा है, तो 1 मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है, 6 यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और 9, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस यही है, इसी का उल्टा है, बस वही है, इसी तरीके से मैंने याद रखा है, ठीक है। तो 169, तो इसको 69 से कंफ्यूज नहीं हो जाना, 169, ठीक है, इट इज 69, 169, ठीक है, 169। With reference to the composition of legislative council in a state of India, which of the following statement is are correct? भारत के किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए कर लेते हैं, क्या विचार करना है। In the legislative council, there may not be more than 1/3 member of the total membership of the legislative assembly of that state. बिल्कुल सही बात है। अगर आपका legislative assembly में जितने भी सीट होंगे उसका 1/3 जो है वो कैप लगा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट टू 40 तो मिनिमम है। एक्सेप्शन क्या है, तो MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब मिजोरम, सिक्किम एंड गोवा, वहां पे कम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कारण क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 403, अगर मुझे याद आ रहा है तो, ठीक है, एक बार आप कंसल्ट देख लेना। चलिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है, क्लियर है। Which one of the following state of India does not have the legislative council even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 provides for it? दोस्तों हम लोगों ने क्या याद रखा था, तो हम लोगों ने याद रखा था कुम्बैट,
कुम-बैट के बेसिस पे याद रखा था जो कौन-कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। अब इसको मैं थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा में समझा देता हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक के लिए बचा के रखा था। क्या कहानी है वो समझ लो। देखो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके पास क्या है? तो इनके पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक और चीज़ समझो, जो तमिलनाडु था ना, उसने क्या किया था, इसने ये डाला था, मतलब रिक्वेस्ट डाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने का। और यही कारण है जो तमिलनाडु का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने खुद चाहा था इसको खत्म करना, और इसके तमिलनाडु के रिक्वेस्ट पे इसने खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? तो पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पास तो है, लेकिन इन्होंने भी पहले खत्म कर दिया था, फिर बाद में रीइंस्टेट कर दिया, तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश को भी पावर दिया गया था, जो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लो। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन जो है ऐसा है, जो मध्य प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट निकाल के बता दिया जो भाई चाहो बना लो, हो गया, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं, अभी तक इसको बनाया ही नहीं। ठीक है, तो यही सवालों के रूप में दिख रहा है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर इट? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलिए, which one of the following state is an exception to the provision of Article 170, which says that the state legislative assembly shall consist of not less than 60 members? अभी हम लोगों ने देखा है, जो देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर्स चाहिए होंगे। अरे मैंने उसको इसमें काउंसिल में बता दिया क्या? देखना पड़ेगा यार। हाँ यार, मैंने काउंसिल में बता दिया। ठीक है, तो देखो एमएसजी ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसएलएस के अंदर है। ठीक है, और एम फॉर मिजोरम, एस फॉर सिक्किम और जी फॉर गोवा, इनके पास 60 से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सिक्किम मेंशन्ड है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। कितने हैं? तो सिक्किम के पास है 32, बाकी गोवा और मिजोरम के पास कितने हैं? तो 40। ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए, with reference to the legislative assembly of state in India, consider the following statement. भारत में राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The governor makes a customary address to the member of the house at the commencement of the first session of the year. बिल्कुल सही बात है। देखो गवर्नर फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर में एक कस्टमरी एड्रेस देता है। When a state legislature does not have a rule on the particular matter, it follows the Lok Sabha rules on that matter. Absolutely correct. अगर मान लो किसी भी चीज़ पे रूल्स मेंशन नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो लोकसभा को फॉलो करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राज्य की विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती हैं? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझना है आपको। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेती है, बिल्कुल भाग लेती है। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ना, वो भाग लेती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 54। देखो 52 के तहत प्रेसिडेंट होता है, 53 के तहत एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसके अलावा 54 जो है इलेक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके तहत जो है आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से चुने जाते हैं। ठीक है, तो एमपीज ओनली अंडर आर्टिकल 66। क्लियर है? अब आ जाओ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। हाँ, इसमें बिल्कुल इनका रोल है। राज्यसभा के मेंबर जो चुने जाते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ कहानी में ये ट्विस्ट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ही वोट देते हैं राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर भी दे सकते हैं? बताओ। तो आंसर इज ओनली इलेक्टेड, नो नॉमिनेटेड। क्लियर है? ये बात समझ लेना। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है, 1/3 जो है वो चुन के आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत। देखो एक सवाल से आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, तो ऐसे सवाल होने चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट हटा दो, ऑप्शन नंबर 2 हटा दो, ऑप्शन नंबर 2 जहाँ जहाँ है हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी के सही हैं, यानी कि 1, 3 एंड 4।
चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट वाले आपको तो पता होने ही चाहिए। अब ऐसा है ना, जो सारे आर्टिकल अगर नहीं भी पता है, कुछ भी पता है, तो काम आपका चल जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अगर मुझे पता है, जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है ये 110 के तहत है सेंटर में, और यही जो है इसमें अगर मैं 89 जोड़ दूं तो 199 आ जाएगा, तो ये होगा आपको स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो 199 यानी कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, डी का 2, बस मिल गया आंसर। इतने में ही काम बन गया, बाकी का भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स कैसे होगा, तो ये होगा थ्रू आर्टिकल 168। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा अंडर आर्टिकल 178। सैलरी एंड अलाउंसेस, तो सी का 4। बस इंपॉर्टेंट वाला आपका मनी बिल था, एक ही से आपका काम हो गया। चलिए ये लास्ट सवाल है। A bill other than money bill which is passed by the legislative assembly for the first time may remaining pending for the legislative council for how many months? देखो, मनी बिल के बारे में बात नहीं हो रही है, अदर देन मनी बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। ऑर्डिनरी बिल को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने दिन तक डिले कर सकता है, तो टोटल 4 मंथ्स तक के लिए कर सकता है। लेकिन इसका क्या है 4 मंथ, तो पहली बार 3 मंथ्स के लिए करेगा, अगर फिर से रिकंसिडरेशन के लिए आया और फिर से पास कर दिया गया तो 1 मंथ के लिए वो डिले करेगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम मे रिमेन पेंडिंग फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कि कितने मंथ के लिए वो डिले कर सकता है, तो 3 मंथ्स के लिए डिले कर सकता है शुरुआत में, यही सवाल पूछा गया है। तो आंसर विल बी फॉर नॉट मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, समझ में आ गया है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन या फिर मे कह लो विथ होल्ड और डिले द बिल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यही पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेट के जो भी बाकी के चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, वो उसको हम लोग आगे देखेंगे। जब मैं जुडिशरी कराऊंगा तो जुडिशरी वाला पार्ट करा दूंगा। बाकी सारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और पार्ट 8 को भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।